गुड मॉर्निंग साथियों, मैं ललित वैरागी स्वागत करता हूं आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज के अंतर्गत हम 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 7वां लेक्चर है जिसका नाम है मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, हमने मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से लेकर मध्य प्रदेश के पर्वत श्रेणियां तक के लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिए और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एक अच्छे और शानदार कोटेशन के साथ कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने आप से वादा करिए और हौसला रखिए कि जब तक उस मुकाम पर ना पहुंच जाए हम हार नहीं मानेंगे। इसी शानदार विचार के साथ शुरू करते हैं हम हमारे पिछले वीडियो का रिवीजन, जिसे हम नाम देते हैं फैक्ट एक्सप्रेस। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? तो पिछली वीडियो हमारी पर्वत श्रेणी से संबंधित थी कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया था कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है? तो यह 1120 किलोमीटर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह 900 मीटर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से है? तो ये हमने पढ़ा था राजपीपला पहाड़ी से लेके पूर्व में मैकाल पर्वत तक इसका विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किसके मध्य में जल विभाजक का कार्य करती है? तो ये हमने पढ़ा था नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य, या नर्मदा एवं प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य में सतपुड़ा श्रेणी क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ अवस्थित है? तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है, जो कि 1350 मीटर ऊंची है। ठीक है, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो ये महादेव श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महादेव श्रेणी में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये होशंगाबाद जिला सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। सतपुड़ा को कितने भागों में बांटा गया है? तो सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया था। हमने पढ़ा था पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी। पश्चिमी सतपुड़ा का विस्तार कहां तक है? तो राजपीपला की पहाड़ी से लेके बुरहानपुर दर्रे तक कहां पर पश्चिमी सतपुड़ा का विस्तार है। ठीक है, ये हम लोग क्यों रिवीजन कर रहे हैं? यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लें। चलिए, राजपीपला की पहाड़ियां, अकरानी की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां, बीजागढ़ तथा असीरगढ़ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी में। महादेव पर्वत श्रेणी किस भाग में स्थित है? तो हमने पढ़ा था महादेव पर्वत श्रेणी पूर्वी सतपुड़ा में स्थित है और महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, पूर्वी सतपुड़ा में कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें हमने पढ़ा था ग्वालीगढ़ श्रेणी, बैतूल और छिंदवाड़ा का पठार। मैकाल श्रेणी का आकार कैसा है? तो इसका आकार दोस्तों अर्धचंद्राकार है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अमरकंटक की चोटी है, जो सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो ये विंध्याचल श्रेणी है। ठीक है, ये पहले दोस्तों बलित पर्वत का उदाहरण हुआ करती थी, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो मध्य प्रदेश की प्राचीनतम पर्वतमाला की अगर आपसे कोई चर्चा करे तो वो विंध्याचल श्रेणी थी और विंध्याचल पर्वत अब वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, विंध्याचल का विस्तार कहाँ पर है? तो ये नर्मदा नदी के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक है। हमने मैप में भी बहुत अच्छे से देखा था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कितने भागों में बांटा गया है? तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कैमूर जो कि पूर्व की ओर है, मध्य में भांडेर और पश्चिम की ओर विंध्याचल। तो कैमूर, भांडेर और विंध्याचल में विंध्याचल पर्वत श्रेणी को बांटा गया है। विंध्याचल पर्वत माला की औसत ऊंचाई क्या है? तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 450 से लेके 610 मीटर तक है, विंध्याचल पर्वतमाला की औसत ऊंचाई। फिर हमने क्या पढ़ा था? कैमूर एवं भांडेर श्रेणी को किसके मध्य जल विभाजक माना जाता है? तो ये गंगा, यमुना एवं नर्मदा के मध्य। तो मतलब जो कैमूर एवं भांडेर की जो श्रेणियां हैं वो किसके मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? नर्मदा एवं यमुना गंगा के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो हमने पढ़ा था विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है, जिसे गुडविल भी बोला जाता है। नर्मदा के पूर्वी छोर व सतपुड़ा के पूर्वी छोर दोनों कहाँ पर मिलते हैं? तो हम जानते हैं कि सतपुड़ा का जो पूर्वी विस्तार है उसे हम मैकाल श्रेणी कहते हैं, और अमरकंटक भी मैकाल श्रेणी में स्थित है। जबकि अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकलती है, तो इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा नदी का पूर्वी छोर और सतपुड़ा का छोर अमरकंटक में मिलता है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं और उन्हीं को मैं क्विक रिवीजन में रखता हूं, है ना, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से रिवाइज करिए। मैकाल पहाड़ियां विभिन्न नदियों का स्रोत है, इसको क्या कहा जाता है? वोटरशेड। देखो भैया, वो क्षेत्र यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती है, जहां से नदियों को जल प्राप्त होता है, उसे वोटरशेड कहा जाता है। ठीक है, वोटरशेड को हिंदी में जल ग्रहण क्षेत्र भी कहा जाता है। निमाड़ का मैदान कहाँ स्थित है? तो निमाड़ का मैदान नर्मदा नदी व असीरगढ़ की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो निमाड़ का मैदान कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी व असीरगढ़ की पहाड़ियों के मध्य निमाड़ का मैदान स्थित है। उसके बाद और क्या है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की जिले में स्थित है, तो होशंगाबाद जिले में स्थित है। और विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुडविल चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। कितनी है? 752 मीटर। तो ये क्या था? ये क्विक रिवीजन था हमारे पिछले वीडियो का। उम्मीद है आपको ये फैक्ट एक्सप्रेस काफी पसंद आ रही होगी। दोस्तों, सारांश एकेडमी के द्वारा केवल एमपी जीके ही नहीं, बल्कि आयोग और लोक प्रशासन, जो कि मेंस का टॉपिक है, लोक प्रशासन, ठीक है, भूगर्भ शास्त्र, जो कि पेपर 3 का टॉपिक है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों के लेक्चर्स भी लिए जा रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने मेंस की तैयारी को करिए और भी धार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना से समझने से पहले ये डायग्राम मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले आप एक चीज समझिए कि भूगर्भिक संरचना होती क्या है। भूगर्भिक संरचना का मतलब है कि जो चट्टानें हैं, ठीक है, किसी भी स्थान की भू आकृति, है ना, उसकी भूगर्भिक संरचना, उसके निर्माण की प्रक्रिया एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं का परिणाम होती है। मतलब भूगर्भिक संरचना कैसे बनेगी? जैसे पृथ्वी बनी होगी, तो जब पृथ्वी बनी होगी तब उसमें कौन सी चट्टानें थी, उसके बाद कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ है, फिर वर्तमान में कौन सी चट्टानों का निर्माण चल रहा है। तो ये सब जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? ये सब जानकारी हमें भूगर्भिक संरचना से प्राप्त होती है। जब आप भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करोगे तो आपको किसी भी विशेष स्थान पर पाई जाने वाली जो चट्टानें होती हैं उनकी संरचना के बारे में जानकारी मिलेगी, उनके संगठन के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, और आप उसी विशेषताओं के आधार पर, चट्टानों के संगठन एवं जानकारी की विशेषताओं के आधार पर मिट्टी और खनिजों की जानकारी का पता लगा सकते हो। तो इसलिए जो भूगर्भिक संरचना है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे हो जाती है? काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखो, किसी भी स्थान की भू आकृति, उसकी भूगर्भिक संरचना, उसके निर्माण की प्रक्रिया एवं उसकी विकास की विभिन्न अवस्थाओं का परिणाम होती है। ठीक है, अब देखो, आप एक बात समझिए मेरी। मान के चलिए पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी कभी एक गर्म गोला रहा होगा, तो गर्म गोला जब रहा होगा, इसमें जब मैग्मा व लावा मतलब ढेक रहा होगा तो ये ठंडा हुआ होगा, तो ठंडे होने से ये कोई चट्टान का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। ठीक है, तो ये चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो ये सबसे प्राचीन चट्टानें हुई। ठीक है, ये कैसी चट्टानें हुई? सबसे प्राचीन चट्टानें हुई, जिनको क्या बोला? आर्कियन चट्टानें। क्या बोला? आर्कियन चट्टानें बोला, या आद्य महाकल्प की चट्टानें बोला। फिर इन चट्टानों का क्या होगा? ये टूटेंगी, फूटेंगी, अपक्षय पर्दन होगा, है ना। तो फिर कोई चट्टानें बनेंगी, तो इनको मान के चलो हमने बोल दिया धारवाड़ चट्टानें। तो ठीक इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की चट्टानों का निक्षेपण से, अपक्षय अपर्दन से क्या होता है कि पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, किसकी? भूगर्भिक संरचना का निर्माण होता है। पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना का निर्माण होता है। अब इससे क्या पता चलता है? भूगर्भिक संरचना से यह पता चलता है कि वहां की चट्टानें कैसी हैं, अगर आग्नेय चट्टानें हैं, आर्कियन युग की चट्टानें, इसका मतलब वहां पे क्या होगा? ग्रेनाइट होगा, नीस होगा, शिस्ट होगा। ठीक है, धारवाड़ है या कडप्पा सेल समूह, तो परतदार चट्टानें होंगी, मतलब अपसादी चट्टानें होंगी। तो इससे क्या होता है? भूगर्भिक संरचना से हमें जानकारी प्राप्त होती है चट्टानों की संरचना, चट्टानों के संगठन और मिट्टी की विशेषता एवं खनिजों की उपलब्धता के बारे में। इसलिए भूगर्भिक संरचना जो है वो हमारे दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है,
और ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है किसका भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। भूवैज्ञानिक संरचना से इसका मतलब ये है कि प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण जिन चट्टानों से हुआ है या जिस प्रक्रिया से हुआ है, ठीक उसी प्रक्रिया से मध्य प्रदेश के भी निर्माण हुआ है। इसलिए मध्य प्रदेश जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। मतलब मध्य प्रदेश की जो भूगर्भीय संरचना है वो प्रायद्वीपीय भारत की संरचना से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसलिए हम मध्य प्रदेश की भूगर्भीय संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो प्राचीन काल की आर्कियन सेल से लेकर नवीन टर्सरी युग की सेल समूह मिलते हैं। देखो, अगर सबसे पहले अगर कोई चट्टानें बनी थी तो वो आर्कियन युग की चट्टानें बनी थी। किसकी बनी थी? आर्कियन युग की। फिर समय समय के साथ धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, और वर्तमान में जो नवीन चट्टान है वो किसकी? तृतीयक युग की। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें। और सबसे नवीनतम कौन सी है? तृतीयक युग की या टर्सरी युग की। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे भैया आर्कियन युग से लेके तृतीयक युग तक की चट्टानें मिल जाएंगी मध्य प्रदेश के भूगर्भीय संरचना में। ठीक है, और जिसे हम 4 भागों में बांट के देते हैं, जिनमें से एक संगी की हमारे यहाँ पे नहीं मिलती हैं, वो है द्रविड़ महाकल्प की। किसकी नहीं मिलती है? द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें हमारे यहाँ पर नहीं मिलती है। जबकि 3 महाकल्पों की चट्टानें हमारे यहाँ पर मिलती हैं। वो 3 महाकल्प कौन कौन से? आदि महाकल्प, पुराना संघ और आर्य महाकल्प। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस महाकल्प की चट्टानें नहीं मिलती हैं, तो आपका क्या जवाब होगा कि साहब द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, सिंपल सा प्रश्न। हमने बोला कि आर्कियन युग से लेके आपको तृतीयक सेल समूह की चट्टानें मिल जाएंगी, परंतु द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है। अब आदि महाकल्प के अंतर्गत कौन कौन से चट्टानें आती हैं ये जान लेना हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले आर्कियन सेल समूह और धारवाड़ सेल समूह, ये दोनों जो हैं वो आद्य महाकल्प के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन आते हैं? आर्कियन सेल समूह आते हैं और धारवाड़ सेल समूह आद्य महाकल्प के अंतर्गत आते हैं। अगर पुराना संघी की मैं बात करूं, पुराना संघ में 2 आते हैं, एक आता है कुड़प्पा, एक विंध्यन। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना कि आद्य महाकल्प में सर 2 आते हैं, एक आर्कियन सेल समूह आता है, दूसरा धारवाड़ सेल समूह आता है। इनको हम सब डीपली पढ़ेंगे अभी, है ना। दूसरा सर पुराना संघ है जिसमें कुड़प्पा और विंध्यन सेल समूह आते हैं। सर द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो अगर प्रश्न आया कि निम्न में से किस प्रकार की चट्टानें मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है, तो हम आंसर करेंगे द्रविड़ महाकल्प की। और आर्य महाकल्प में 3 मिलती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ढक्कन ट्रेप की चट्टानें और तृतीयक सेल समूह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तीनों ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली सेल से। देखो, अभी भी मैं जब बता रहा हूं, मान के चलो जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी जो थी वो गर्म गोला थी। क्या थी? गर्म गोला थी। ठीक है, गर्म गोला थी, है ना। यहाँ पे मैग्मा से भरपूर था। तो इस पृथ्वी के ठंडे होने के बाद जिन चट्टानों का निर्माण सर्वप्रथम हुआ, ठीक है, पृथ्वी के गर्म गोले से ठंडा होने के बाद, लावा और मैग्मा के ठंडा होने के बाद सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उनको हम क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं आर्कियन सेल समूह। क्या बोलते हैं? आर्कियन सेल समूह, जो आद्य महाकल्प के अंतर्गत आती है। तो अब पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे प्राचीनतम सेल समूह कौन सा है? सबसे प्राचीनतम सेल समूह कौन सा है? तो आपका जवाब होगा सर आर्कियन सेल समूह सबसे प्राचीनतम सेल समूह है। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका जो निर्माण हुआ वो गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण से। किससे? गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण से। मैंने बोला था कि जो गर्म पदार्थ है उसके ठंडे होने से, जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ? आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। इन्हीं को आग्नेय सेल समूह कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल समूह कहते हैं। इस समूह की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग में, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है इसके 2/3 भाग में आपको क्या मिलेंगी? 2/3 भाग में आग्नेय चट्टानें ही मिलेंगी। ठीक है, और कहां से कहां तक मिलेंगी साहब? राजस्थान से लेके कन्याकुमारी तक। राजस्थान से लेके आप कन्याकुमारी तक आओ, आपको आर्कियन सेल समूह की चट्टानें मिलेंगी। अब चट्टानें कौन कौन सी होंगी? तो ये ग्रेनाइट व नीशिष्ट चट्टानें होंगी। अब देखो, आप देखो चट्टानें 3 प्रकार की होती है, मैं उनको समझा देता हूं, है ना। देखिए, चट्टानें जो हैं वो 3 प्रकार की हैं। पहली है आग्नेय चट्टानें। कौन सी आग्नेय चट्टानें होती हैं?
दूसरी है अपसादी चट्टानें। कौन सी है? अपसादी चट्टान है। और तीसरी जो चट्टान है वो है रूपांतरित चट्टानें, जिसे हम कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है। अब आग्नेय जो चट्टानें हैं उनका निर्माण कैसे हुआ? तो उनका निर्माण जो लावा होता है और जो मैग्मा होता है, लावा और मैग्मा के ठंडे होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। अब आग्नेय का मतलब ही क्या है? जो अग्नि से बनी हो, अग्नि के ठंडे होने से निर्मित हुई हो, उनको आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अर्थात लावा और मैग्मा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है। जब आग्नेय चट्टानों का क्या होगा? अपक्षय अपर्दन होगा। तो अपक्षय अपर्दन से जिन चट्टानों के जमाव से, जैसे इनका अपक्षय अपर्दन हुआ, अब ये चट्टानें क्या हो गई? जम गई, परतदार चट्टानें जम गई, तो फिर जो चट्टानें होंगी वो अपसादी चट्टानें कहलाएंगी। वो क्या कहलाएंगी? अपसादी चट्टानें कहलाएंगी। अर्थात आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से और उनके निक्षेपण से, परतदार जमाव से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें अपसादी चट्टानें कहते हैं। जबकि आग्नेय और अपसादी चट्टानों में ताप, दाब आदि के कारण यदि स्वरूप परिवर्तन हो जाए, आग्नेय और अपसादी चट्टानों का ताप, दाब आदि के कारण यदि स्वरूप परिवर्तन हो जाए तो हम उनको रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। अब जो आग्नेय चट्टान है उनका उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नीस, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये जो उदाहरण है आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। तो अब आप एक बात बताइए कि आर्कियन युग की चट्टानों में क्या पाया जाएगा? ग्रेनाइट पाया जाएगा, नीस पाया जाएगा, है ना, बेसाल्ट पाया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट, नीस प्रमुख चट्टानें हैं। तो आर्कियन सेल समूह कहाँ पे पाया जाएगा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और याद रखना कि ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानें आर्कियन सेल समूह में पाई जाती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखना है, ये तो केवल जानकारी थी, याद हमें ये रखना है कि मध्य प्रदेश में विस्तार कहाँ पर है? तो प्रदेश के उत्तर, उत्तर पश्चिम तथा पूर्वी भाग में। कहाँ पर? उत्तर, उत्तर पश्चिम एवं पूर्वी भाग में क्या है? आग्नेय चट्टान का विस्तार है। तो अब देखिए बुंदेलखंड, विंध्य कगार एवं झाबुआ में इसका प्रमुख रूप से विस्तार पाया जाता है। किसका पाया जाता है? आर्कियन सेल समूह का। आर्कियन सेल समूह का इसका विस्तार पाया जाता है। अब ये मैप देखिए, ये आप देखिए, ये आर्कियन युग की चट्टान है और इसका विस्तार कहाँ पे पाया जा रहा है? बुंदेलखंड में पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा विस्तार पाया जाता है और ये झाबुआ में इसका विस्तार पाया जाता है आर्कियन क्रम की चट्टानों का। तो बस आपको सबसे पहले यही याद रखना है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? तो बुंदेलखंड में पाया जाएगा, विंध्यन कगार में पाया जाएगा, मतलब ये विंध्यन कगार ही है तो है, साथ में झाबुआ, मालवा के झाबुआ में आग्नेय चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। ये आपको याद रखना है और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुंदेलखंड में, विंध्य कगार में और झाबुआ में आर्कियन सेल समूह का क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है आर्कियन सेल समूह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आर्कियन चट्टानों का रूपांतरण इतना अधिक हो चुका है कि इनकी मूल विशेषताएं लगभग समाप्त हो चुकी है। अब देखो, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से धारबाड़ बन गया, धारबाड़ से कुड़प्पा बन गया, विंध्यन बन गए। तो इस प्रकार भैया जो आर्कियन चट्टानें हैं इनका रूपांतरण इतना ज्यादा हो गया है कि अपनी मूलभूत विशेषता तो ये खो ही चुकी हैं। ठीक है, इसलिए अब एक बात बताइए मुझे कि भैया ये जीवहीन व जीवाश्मीन है। अब मान के चलो कोई गर्म गोला है, वो गर्म गोला कोई ठंडा होगा तो उसमें कोई जीव बचेगा? कोई जीवाश्म के साक्ष्य आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे ना। क्यों मिलेंगे भैया? गर्म आप चले, आप तो जल के मर जाओगे। तो जब मैग्मा या लावा के शीतलीकरण से किसी भी चट्टान का निर्माण होता है तो उसमें जीवहीन व जीवाश्म का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, तो पृथ्वी के निर्माण के वक्त पे यहाँ पे जीवन उपस्थित नहीं था, इसलिए इसको बोला जाता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें जीवहीन एवं जीवाश्म रहित थी। अगर खनिज संपदा की दृष्टि से बात करें तो भारत की समृद्ध चट्टानें हैं। कैसी है? भारत की समृद्ध चट्टानें, मतलब यहाँ पे आपको खनिज अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। कौन कौन खनिज मिलेगा जनाब? तो ये देखिए, बहुमूल्य रत्न ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, मैग्नीज लोहा ले लीजिए एवं अभ्रक के निक्षेप भी यहाँ पर पाए जाते हैं खनिज के रूप में। तो खनिजों की अगर चर्चा करें तो समृद्ध है आर्कियन क्रम की चट्टानें, जिनमें बहुमूल्य रत्न, तांबा, मैग्नीज, लोहा तथा अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। अब चट्टानों की बात करें तो भैया नीस है,
सिस्ट है, ग्रेनाइट है, फाइलाइट है, खोंडेलाइट है, पेगमेंटाइट है। तो ये तो यहाँ पे याद मत रखिए, आप 3 चीज याद रख लीजिए, वो है नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट और संगमरमर। इस खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों में। किस किस के पाए जाते हैं? नीस के पाए जाते हैं, सिस्ट के पाए जाते हैं, ग्रेनाइट के पाए जाते हैं और पाए जाते हैं संगमरमर के। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि आर्कियन सेल समूह सर्वाधिक प्राचीन है। इनका निर्माण साहब गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण से हुआ है, अर्थात लावा और मैग्मा से हुआ है। इन समूह की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भागों में हैं, जो कि राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत हैं। चट्टानों की बात करें तो ग्रेनाइट, नीस व सिस्ट चट्टानों से निर्मित है, आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। मध्य प्रदेश में विस्तार की बात करें तो प्रदेश के उत्तर, उत्तर पश्चिम तथा पूर्व में, मेनली कहां पर याद रखना है? बुंदेलखंड, विंध्य कगार एवं झाबुआ में। बुंदेलखंड, विंध्य कगार एवं झाबुआ में। और हम चर्चा करें तो साहब इनका रूपांतरण इतना हो चुका है कि अपनी मूलभूत विशेषताएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। ये चट्टानें जीवहीन व जीवाश्म में रहित रहती हैं। ये चट्टानें खनिज संपदा की दृष्टि से भारत की समृद्ध चट्टानें हैं। खनिज में बहुमूल्य तांबा, मैग्नीज एवं अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं और नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट व संगमरमर आदि के निक्षेप भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपको बस लोकेशन याद रखनी है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, विंध्यन कगार और झाबुआ में पाई जाती हैं। ये सबसे ज्यादा आपको याद रखना है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हमारा है वो धारवाड़ सेल समूह है। तो भैया धारवाड़ सेल समूह का निर्माण कैसे होगा? जो आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, उन चट्टानों के टूटने फूटने से, उन चट्टानों के अपक्षय अपरदन से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों से, अब आर्कियन क्रम की चट्टानों जैसे कि ग्रेनाइट, नीस या सिस्ट, तो इनसे क्या होगा? चट्टानें टूटेंगी, चट्टानें टूटेंगी तो इनका अपसाद के रूप में जमाव हो जाएगा ऐसे, ठीक है, परत के रूप में ये जम जाएंगी। तो इस प्रकार जो चट्टानें बनेंगी साहब उन्हें बोलेंगे धारवाड़ सेल समूह। तो धारवाड़ सेल समूह का निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से हुआ है। अब इसका नामकरण धारवाड़ क्यों पड़ा? तो मैं आपको बता दूं, धारवाड़ एक जिला है। कहां पर है? कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में धारवाड़ जिले में सर्वप्रथम इन चट्टानों की खोज की गई थी, इसलिए हम इन्हें धारवाड़ सेल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें धारवाड़ सेल समूह कहते हैं, क्योंकि कर्नाटक के धारवाड़ में सर्वप्रथम इनकी खोज की गई थी। भैया मध्य प्रदेश में कहां पाए जाते हैं? सबसे आईएमपी अब यहां पे फोकस कर लीजिए, थोड़ा अगर इधर उधर है तो दक्षिणी मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में, बहुत अंडरलाइन। कहां पे भैया? बालाघाट और छिंदवाड़ा में और जबलपुर में। बस 3 जिला आप याद कर लो, जब भी धारवाड़ सेल समूह आए तो बोलना साहब बालाघाट में, छिंदवाड़ा में और जबलपुर में। ठीक है, तो जेसीबी याद करो। क्या याद करो? जेसीबी। जेसीबी की खुदाई देखी कि नहीं देखी? बचपन में देखी होगी, क्यों नहीं देखी होगी? तो जेसीबी से याद करो, जे से जबलपुर याद करो, सी से छिंदवाड़ा याद करो, बी से बालाघाट याद करो। इन तीनों में धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। छिंदवाड़ा में सोनसर सीरीज, क्या बोला जाता है? छिंदवाड़ा में सोनसर सीरीज बोला जाता है। बालाघाट में चीपली सीरीज बोला जाता है, जबकि जबलपुर में सकोली सीरीज बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको याद रखना है कि सबसे पहले धारवाड़ सेल समूह मध्य प्रदेश में कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में जेसीबी में पाया जाता है, अर्थात जबलपुर में, छिंदवाड़ा में और बालाघाट में पाया जाता है। छिंदवाड़ा की अगर हम चर्चा करें तो छिंदवाड़ा में इसको सोनसर सीरीज कहते हैं, बालाघाट में चिपली सीरीज कहते हैं और जबलपुर में सकोली सीरीज के नाम से जानते हैं। इतना आपको याद रखना है। ये सीरीज ये भी खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न है और यहाँ पर कोबाल्ट, मैग्नीज, अभ्रक और क्रोमियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट, मैग्नीज, अभ्रक और क्रोमियम पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे खनिज संपदा बहुत ज्यादा मिल जाती है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में तो भैया मैग्नीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न भी आता है कि मैग्नीज कहाँ पाया जाता है या अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो आपका जो जवाब होगा कि धारवाड़ सेल समूह में यह पाया जाता है। तो निर्माण की अगर चर्चा करें तो आर्कियन चट्टानों के अपक्षय अपरदन से हुआ है। खोज कहां पर हुई थी? कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सर्वप्रथम खोजी गई थी। विस्तार की चर्चा करें तो दक्षिणी मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर। टिक तो आपको याद ही रखना है, जेसीबी।
भैया छिंदवाड़ा में क्या बोलते हैं, सोनसर सीरीज बोलते हैं, बालाघाट में चिपली सीरीज बोलते हैं और जबलपुर में बोलते हैं सकोली सीरीज। ठीक है। खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न है, कोबाल्ट, मैंगनीज, अभ्रक और क्रोमियम के निक्षेप मिलते हैं। अब आते हैं हम अगला कुड़प्पा सेल समूह। तो ये अभी हम तो जो पढ़ के आए हैं, कौन कौन पढ़ के आए, आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये तो आध महाकल्प के अंतर्गत आती थी। किसके अंतर्गत आती, आध महाकल्प के अंतर्गत आती हैं। जबकि कुड़प्पा सेल समूह और विंध्यन सेल समूह किसके अंतर्गत आएंगी, आर्य समूह के अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत आएंगी, आर्य समूह के अंतर्गत आएंगी। ये हम पढ़ के आए थे, ये देखिए, सॉरी पुराना संघ के अंतर्गत आएंगी, माफ करिए, किसके अंतर्गत आएंगी, पुराना संघ के अंतर्गत आएंगी। कौन कौन आएंगी, कुड़प्पा और विंध्यन। जबकि आर्य के अंतर्गत कौन कौन आती हैं, गोंडवाना, ढक्कन ट्रेप और तृतीयक सेल समूह इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए कुड़प्पा की बात करें तो भैया ये प्राचीन अपसादी चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें, प्राचीन अपसादी। अब अपसादी चट्टानें क्या होती है, मैं आपको बता चुका हूं कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनके टूटने फूटने से क्या होगा, अपसाद बनेगा और ये अपसादें क्या होंगी, परत के रूप में जमा हो जाएंगी। इस प्रकार परत के रूप में जमा हो जाएंगी। तो परत के रूप में जमा होने से अपसादी चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इनको कहा जाता है अपसादी चट्टानें। किसको, कुड़प्पा सेल समूह को या धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे पहली अपसादी चट्टानें कौन सी है, तो आपका जवाब होगा धारवाड़। क्यों, क्योंकि आर्कियन युग की चट्टानों से कौन सी चट्टानें बनी थी, तो वो बनी थी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और कुड़प्पा सेल समूह भी अपसादी चट्टानों का ही उदाहरण है। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण आर्कियन और जो धारवाड़ सेल समूह है उनके अपक्षय अपरदन से होगा। तो आर्कियन और धारवाड़ सेल समूह के अपक्षय अपरदन से कुड़प्पा सेल समूह का निर्माण हुआ है। अब इसका नामकरण भी भैया किसके आधार पर पड़ा, इसका नामकरण भी एक जिले के आधार पर पड़ा और वो जिला कहां पे, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा में। धारवाड़ कहां पड़ा, धारवाड़ कर्नाटक के कुड़प्पा, सॉरी धारवाड़ कर्नाटका के धारवाड़ से, और आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा से कुड़प्पा सेल समूह का नामकरण हुआ। ये आपको याद रखना है। अगर मध्य प्रदेश में विस्तार की बात करें कुड़प्पा सेल समूह की कि साहब मध्य प्रदेश में कहां पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है दो रूपों में। कहां कहां पाया जाता है, एक बीजाबर उपक्रम के रूप में, एक ग्वालियर उपक्रम के रूप में। यह आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कुड़प्पा सेल समूह दो रूपों में पाया जाता है। पहला बीजाबर उपक्रम, दूसरा ग्वालियर उपक्रम। बीजाबर उपक्रम ये इंपॉर्टेंट है कि भैया बीजाबर सीरीज कहां पाई जाती है, तो पहला तो याद रखना बीजाबर किसकी बात है, कुड़प्पा के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर में, कहां पर, पन्ना एवं छतरपुर जो दमोह वाला क्षेत्र है वहां पर बीजाबर श्रेणी मिलती है। जबकि ग्वालियर एवं उसके आसपास ग्वालियर श्रेणी मिलती है। और बीजाबर और ग्वालियर दोनों ही कुड़प्पा सेल समूह के दो रूप हैं। किसके, कुड़प्पा सेल समूह के। तो आप एक बात समझ में आ गई होगी कि कुड़प्पा सेल समूह का जो विस्तार है वो पन्ना छतरपुर से लेके कहां तक हैगा, ग्वालियर तक हैगा। तो ग्वालियर में जो है उसे ग्वालियर उपक्रम बोला और जो पन्ना छतरपुर में है उसको बीजाबर उपक्रम बोला। ठीक है। अब मेरी बात आप सुनिए। तो भैया जो ग्वालियर उपक्रम है तो यहाँ की ऊपरी क्रम की चट्टानों को मोरार कहा जाता है। ग्वालियर उपक्रम के ऊपरी क्रम की चट्टानों को मोरार कहा जाता है, जबकि निचली चट्टानों को पार कहा जाता है। ठीक है। तो ये भैया ग्वालियर क्रम की चट्टान है। अगर मैं ऊपर की बात करूं यहाँ की, ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, मोरार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोरार। जबकि निचले क्रम की चट्टानों को क्या कहा जाता है, पार कहा जाता है। तो ये क्या था, कुड़प्पा सेल समूह था। चलिए इसको अब मैप में देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग साथी, मैप देखिए। हमने क्या पढ़ा था, हमने धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़ी जो कहाँ पे पाई जाती हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा में और जबलपुर में पाई जाती है। साहब बालाघाट में किस नाम से जानी जाती है, तो चिपली के नाम से जानी जाती हैं। छिंदवाड़ा में सोनसर के नाम से जानी जाती है, जबकि जबलपुर में सकोली के नाम से जानी जाती है। फिर हमने देखी कुड़प्पा की हम लोकेशन देख लेते हैं। कुड़प्पा कहाँ पाया जाता है, तो ये देखो, ये पन्ना, छतरपुर और सतना वाला क्षेत्र है कि नहीं है, ठीक है भैया। सतना और पन्ना छतरपुर वाला एरिया है। यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी, कुड़प्पा में एक सीरीज है जिसका नाम है बीजाबर सीरीज। तो बीजाबर सीरीज कहाँ पे पाई जाएंगी, पन्ना, सतना, छतरपुर में पाई जाएंगी। कहाँ पर, पन्ना, सतना, छतरपुर में। वहीं थोड़ी सी कहाँ पर पाई जाएंगी, ग्वालियर व उसके आसपास में, जिसको हम बोलते हैं ग्वालियर सीरीज। तो बस मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब भी ग्वालियर और बीजाबर सीरीज आए तो आपके माइंड में आना चाहिए कुड़प्पा, और जब भी आपके माइंड में सकोली, चिपली और सोनसर आए तो आपके माइंड में आना चाहिए धारवाड़। ठीक है। यदि बीजाबर सीरीज पूछे तो साहब वो कहां पर है, पन्ना, सतना, छतरपुर में है।
ठीक है। और ग्वालियर सीरीज ग्वालियर के आसपास में, कुड़प्पा में। जबकि सकोली कहाँ पर है? धारवाड़ में, जबलपुर में। चिपली कहाँ पर है? बालाघाट में। और सोनसर कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कुड़प्पा में क्या देखा था कि ये अपसादी चट्टानें हैं जिनका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अक्षय अपरदन से हुआ है। नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के आधार पर दो रूपों में हुआ है, बीजावर उपक्रम और ग्वालियर उपक्रम। और बीजावर कहाँ पे है? पन्ना, छतरपुर, सतना। और ग्वालियर है ग्वालियर के निकट। चलिए अब अगला देखते हैं विंध्यन सेल समूह। विंध्यन सेल समूह का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ये सारी जो चट्टानें अभी तक गठित हुई हैं सबका निर्माण जो हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। और प्री कैम्ब्रियन युग में ही विंध्यन सेल समूह का भी निर्माण हुआ है। भैया नामकरण किसके आधार पर पड़ा? तो इसका जो नामकरण है वो विंध्य श्रृंखला के नाम पर पड़ा। किसके नाम पे पड़ा? विंध्य श्रृंखला। जिस प्रकार धारवाड़ का नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले के आधार पर पड़ा, कुड़प्पा का नाम आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा के नाम पे पड़ा, ठीक उसी प्रकार विंध्यन सेल समूह का नाम विंध्य श्रृंखला। तो इसका जो विस्तार है वो विंध्य क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर में पाया जाता है। मतलब ये हमारा मध्य प्रदेश मान लो, यहाँ पर नर्मदा नदी बह रही है, तो नर्मदा नदी के जो उत्तर में विस्तार किसका आएगा? विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार कुछ इस प्रकार का विंध्य सेल समूह के ही रूप में। ठीक है। अच्छा, विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं वो संभवतः क्रिटेशियस काल में क्या हुआ? अंतर्भौमिक क्रियाओं के कारण कुछ उभार हुए। तो उस उभार के कारण विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। ठीक है। और इन चट्टानों का नाम हमने बता ही दिया कि भैया विंध्याचल के नाम पे पड़ा। अब इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता जो आपको याद रखना है वो याद रखना है चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। क्या याद रखना है आपको? चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर आपको अच्छे से याद रखना है कि भाई चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की प्रधानता किस सेल समूह में पाई जाती है? तो वो विंध्यन सेल समूह में चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। अच्छा, बलुआ पत्थर में भी लाल बलुआ पत्थर आपको ज्यादा याद रखना है, जिनका निर्माण लाल बलुआ पत्थर का जो निर्माण होता है वो ऐतिहासिक भवनों के निर्माण में किया गया था। चाहे वो शेरशाह सूरी का मकबरा हो, है ना, सारनाथ हो, सांची हो, भरूच का स्तूप हो, जामुआ मस्जिद हो, ग्वालियर का किला हो या लाल किला, ये जहां से जो लाल बलुआ पत्थर इसी विंध्य क्रम की चट्टानों में मिलता है। तो चूना पत्थर अगर मैं पूछूं भैया कहां पे मिलता है, तो चूना पत्थर भी कहां पे मिलता है? विंध्य सेल समूह में मिलता है। और मिलता है लाल बलुआ पत्थर। ठीक है। तो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो विंध्यन सेल समूह में ही पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? विंध्यन सेल समूह में ही पाए जाते हैं। अगर इनको मैं बात करूं तो मैं इनको दो भागों में बांट सकता हूं। कितने भागों में? दो भागों में। एक निम्न विंध्यन जिसे लोअर विंध्यन कहा जाता है, और एक अपर विंध्यन जिसे ऊपरी विंध्यन भी कहा जाता है। अगर निम्न विंध्यन की बात करूं तो भैया विंध्याचल जो श्रेणी है उसमें आप विंध्य क्रम की चट्टानें मिल जाएंगी। किसमें? विंध्याचल श्रेणी में। ठीक है। और सोन घाटी एवं भीमा घाटी में भी आपको विंध्य क्रम की चट्टानें मिल जाएंगी, निम्न चट्टानें मिल जाएंगी, निम्न विंध्य चट्टानें मिल जाएंगी। कहां कहां पे मिलेंगी साहब? विंध्याचल श्रेणी में मिलेगी और मिलेगी सोन व भीमा घाटी में। जबकि ऊपरी विंध्यन आपको कहां मिलेगी? कैमूर, भांडेर तथा रीवा सीरीज में। कहां कहां? ये तीन नाम याद कर लीजिए, कैमूर, भांडेर व रीवा सीरीज में आपको मिलेगी ऊपरी विंध्यन। जबकि अगर विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करें तो आपको मिलेगा निम्न विंध्यन, जिसमें सोन घाटी और भीम नदी घाटी भी शामिल है। इतनी बात आपको आई समझ में? चलो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। हमने क्या पढ़ा? विंध्य क्रम की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग में निर्माण हुआ, जो कि पहले सारी चट्टानों का हुआ। नामकरण तो साहब विंध्य श्रृंखला के नाम पर हुआ। विस्तार की बात करें तो ये नर्मदा नदी के उत्तर में, कहां पर? नर्मदा नदी के उत्तर में, है ना। फिर विंध्य क्रम की चट्टानों के निर्माण एक लंबे कार्यकाल में हुआ, इसलिए इनकी ऊपरी व निचले क्रम की चट्टानों में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। चूंकि इनमें स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है इसलिए हमने इनको दो भागों में बांटा। कौन कौन से भागों में? निचली विंध्यन और ऊपरी विंध्यन। भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें पाया जाता है चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर में भी आपको क्या याद रखना है? बलुआ पत्थर में याद रखना है लाल बलुआ पत्थर। कौन से? लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है, निम्न विंध्यन और ऊपरी विंध्यन। निम्न विंध्यन कहां पाई जाती हैं? तो ये विंध्याचल श्रेणी में पाई जाती है प्रमुख रूप से, और सोन घाटी और भीमा घाटी में। साथ ही साथ ऊपरी विंध्यन कहां पाई जाती है? जो कैमूर, भांडेर व रीवा सीरीज इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, कहां का? कैमूर, भांडेर एवं रीवा सीरीज। चलिए मैं मैप में दिखा देता हूं आपको।
ये देखिए मैप, ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली सीरीज, ये है विंध्य क्रम की चट्टान। और विंध्य क्रम की जो चट्टान है वो कैसी चट्टान है? जलज चट्टान है। ठीक है, कैसी चट्टान है? जलज प्रकार की चट्टान है। तो ये आपको कहाँ मिलेंगी? मुख्यतः विंध्याचल श्रेणी में। और आपको मिलेंगी ऊपरी वाली भैया रीवा, यहाँ पे क्या आ जाता है? ऊपरी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेंगी आपको ये रीवा, कैमूर एवं भांडेर। ठीक है, तो ये दो प्रकार की चट्टानें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जबकि अपन ने पढ़ा था धारबाड़, वो कहाँ पे मिलेंगी? बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर में। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें मिलेंगी दो प्रकार से, बीजावर सीरीज मिलेगी पन्ना, सतना, छतरपुर में, और ग्वालियर मिलेगी ग्वालियर के आसपास। आर्कियन कहाँ मिलेगी साहब? तो आर्कियन मिलेंगी बुंदेलखंड में, विंध्यन कगार में, और थोड़ा हिस्सा आपको मिल जाएगा झाबुआ में। कहाँ मिल जाएगा? झाबुआ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो आर्य समूह में हमने पढ़ा था कि आर्य समूह में 3 चट्टानें आएंगी। ठीक है, कितनी चट्टानें? 3 प्रकार की, गोंडवाना चट्टानें, ढक्कन ट्रेप की चट्टानें और तृतीयक युग की चट्टानें। तो उन्हीं में से जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो किस में आएंगी? आर्य समूह में आएंगी। ठीक है, नामकरण भैया, मध्य प्रदेश में प्राचीन जो गोंड राज्य है उसके नाम के आधार पर इनका नाम पड़ा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कौन सा पड़ा? गोंडवाना क्रम की चट्टानें इनका नाम पड़ा। अब मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानें 2 जगह मिलती है। बहुत आईएमपी प्रश्न है, आपसे क्षेत्र ही पूछेंगे कि कहां मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने स्टार लगा दिए हैं। पहला कि गोंडवाना युग की चट्टानें कहां पाई जाती हैं? तो गोंडवाना युग की चट्टानें सतपुड़ा और बघेलखंड के पठार, सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड के पठार में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसको याद रखिए कि सतपुड़ा और बघेलखंड के पठार में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कहां पर? सतपुड़ा और बघेलखंड के पठार में। दूसरा कि भैया सबसे ज्यादा कोयला का निक्षेपण किस चट्टानों में पाया जाता है? तो कोयला का सबसे ज्यादा निक्षेपण गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहां पाई जाती हैं? तो आपका जवाब हो गया कि सर सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड के पठार में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न कि कोयला किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? तो कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। किस चट्टानों में मिलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला मिलता है। ठीक है, चलिए मैप में दिखा देता हूं। ये आप देख पा रहे होंगे बघेलखंड वाला क्षेत्र, और ये है भैया सतपुड़ा वाला क्षेत्र। तो बघेलखंड और सतपुड़ा दोनों में मिलती हैं कौन सी चट्टानें? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। सर्वाधिक कोयला कहां पाया जाता है? गोंडवाना की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना का नामकरण कैसे हुआ? मध्य प्रदेश के गोंड राज्य के आधार पर हुआ। गोंडवाना की चट्टानें किस समूह की अंतर्गत आती हैं? तो वो आर्य समूह के अंतर्गत आती है। ये 4 बातें हमने गोंडवाना सेल समूह के बारे में पढ़ा। एक बार और फिर रिवाइज कर लो भैया कि जो आर्कियन चट्टान है वे बुंदेलखंड, विंध्यन कंगार और झाबुआ में मिलेंगी। जबकि कुड़प्पा क्रम की चट्टानें भैया आपको पन्ना, छतरपुर, सतना और ग्वालियर में मिलेगी। अगर पन्ना, छतरपुर, सतना में मिलती हैं तो उसे बीजावर सीरीज कहते हैं, और अगर ग्वालियर के आसपास मिलती है तो उसे ग्वालियर सीरीज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब धारबाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ मिलेंगी? तो धारबाड़ क्रम की चट्टानें आपको मिलेंगी छिंदवाड़ा और बालाघाट में और जबलपुर में। जबलपुर में सकोली बोलेंगे, बालाघाट में चिपली बोलेंगे और छिंदवाड़ा में सोनसर बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी चट्टानें हैं वह हैं ढक्कन ट्रेप की चट्टानें। किसकी चट्टानें? ढक्कन ट्रेप की। ठीक है, अब देखिए जब है ना, अब हुआ क्या कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो क्या हुआ? भूगर्भिक हलचलें हुई। ठीक है, भूगर्भिक हलचलें के कारण क्या हुआ? गोंडवाना लैंड जो गोंडवाना लैंड था उसका विघटन हुआ। किसका? गोंडवाना लैंड का क्या हुआ? विघटन हुआ, विखंडन हुआ। तो विखंडन होने के पश्चात क्या हुआ कि जो ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, अंतर्भूमिक ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, तो उससे क्या हुआ? जो प्रायद्वीपीय पठार था उस पर लावा जमा हो गया। क्या हो गया? लावा इस प्रकार जमा हो गया प्रायद्वीपीय पठार पर। तो इस लावा का जमाव किस रूप में हुआ? सीढ़ीदार रूप में हुआ। ठीक है, ढक्कन का मतलब ही होता है, ट्रेप का मतलब क्या होता है? सीढ़ीदार। ठीक है, सोपान क्रम। तो इस रूप में जमाव हो गया। तो इस प्रकार जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उसे ढक्कन ट्रेप की चट्टानें कहते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ढक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ? तो ज्वालामुखी क्रिया से निक्षेपित जो लावा है उसके फैलने से क्या बना? ढक्कन ट्रेप बना। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा और जो मैग्मा है उसके फैलने से कौन सी चट्टानें बनी? ढक्कन ट्रेप की चट्टानें बनी। कहां कहां बनी भैया? महाराष्ट्र में बनी, गुजरात में बनी, कुछ राजस्थान में बनी और मध्य प्रदेश में बनी। तो ये आपको डायग्राम में आप दिखा रहा हूं,
ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ढक्कन ट्रेप की चट्टानें बनी, और इसी ढक्कन ट्रेप की चट्टानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश का मालवा का पठार भी आता है। क्या आता है? मध्य प्रदेश का मालवा का पठार भी आता है। तो मध्य प्रदेश का मालवा का पठार, वो जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, उसका जो निर्माण हुआ है ढक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? ढक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ है। अब चूंकि लावा से किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल चट्टान का निर्माण होता है, और बेसाल चट्टानों के अपक्षय अपरदन से काली मिट्टी का विकास होता है। किससे होता है? काली मिट्टी का विकास होता है। किससे? ढक्कन ट्रेप की चट्टानों के अपक्षय अपरदन से। मतलब इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी, जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, और ये कपास के लिए काफी फायदेमंद होती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है, तो ढक्कन ट्रेप की जो चट्टान है वो भी आर्य समूह के अंतर्गत आती है, जिस प्रकार गोंडवाना आती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के निक्षेपित होकर, ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा है, जो मैग्मा है, उसके निक्षेपित होकर ढक्कन ट्रेप बना। जीवाश्म से भरपूर है, अत्यंत कठोर है। इससे काली मिट्टी का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं, और मालवा के पठार में इसका विस्तार पाया जाता है। मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी भाग में भी इसका विस्तार पाया जाता है ढक्कन ट्रेप का। चलिए मैप में दिखा देता हूं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये मालवा का पठार है और ये दक्षिण पश्चिम भाग है। तो दक्षिण पश्चिम भाग और मालवा का पठार ये बना हुआ है ढक्कन ट्रेप से। याद रखना कि पहला प्रश्न, मालवा के पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो साहब ढक्कन ट्रेप से हुआ है। ढक्कन ट्रेप में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो साहब बेसाल चट्टानें पाई जाती है। ढक्कन ट्रेप का निर्माण कैसे हुआ है? तो ज्वालामुखी लावा से ढक्कन ट्रेप का निर्माण होता है। अगला प्रश्न क्या पूछेंगे कि भैया मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि ढक्कन ट्रेप से इसका निर्माण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोबारा आते हैं अपने अगले चट्टानों पे। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि भैया ढक्कन ट्रेप की चट्टानों को 3 भागों में बांट सकते हैं, निचला ट्रेप, मध्यवर्ती ट्रेप और ऊपरी ट्रेप। निचला ट्रेप जो है वो कहाँ पे मिलेगा? नर्मदा घाटी में मिलेगा। ठीक है, मतलब जो दक्षिण वाला नर्मदा घाटी नहीं है, दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा, वहां पर। मध्यवर्ती ट्रेप मालवा और मध्य भारत में मिलेगा, जबकि ऊपरी ट्रेप मालवा तथा प्रदेश के दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व भाग में मिलेगा। आप ये याद मत रखिए, बस इतना याद रखिए ढक्कन ट्रेप मालवा और दक्षिण पश्चिम भाग में मिलता है। अगला है तृतीयक सेल समूह व अंतिम सेल समूह। ठीक है, कौन सा? तृतीयक सेल समूह। तो तृतीयक सेल समूह भैया जो है वो भौतिक संरचना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। कौन कौन सी? कि गोंडवाना जो महाद्वीप था वो छोटे छोटे महाद्वीपों में टूट गया। ठीक है, और इसके बीच का जो भाग था वो सागर के नीचे डूब गया था। किसके नीचे? सागर के नीचे डूब गया था इसके टूटने के बाद। तो वर्तमान में आप जो ढक्कन का पठार देखते हो, ठीक है, और जो वर्तमान में ढक्कन का पठार देखते हो और हिमालय का निर्माण आप जो देखते हो, ये तृतीयक युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? तृतीयक युग में हुआ था। और इसी युग में गोंडवाना लैंड टूट के अलग होने लगा। ढक्कन के पठार का निर्माण तृतीय युग में हुआ और हिमालय का निर्माण भी टर्सरी यानी तृतीय युग में हुआ। ठीक है, बस आपको यह याद रखना है कि यह कहाँ पाया जाता है? तो ये नर्मदा सोन घाटी में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? नर्मदा सोन घाटी में तृतीयक सेल समूह पाई जाती है। ये नर्मदा सोन घाटी है। यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तृतीयक सेल समूह की चट्टानें कहां पाई जाती हैं, तो आपका जवाब होगा नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है। तो इस युग में गोंडवाना लैंड टूटकर बिखरने लगा, ढक्कन का पठार अपने वर्तमान स्वरूप में आया, हिमालय का निर्माण हुआ और इसका विस्तार पाया जाता है साहब कहां पर? नर्मदा सोन घाटी में। कहां पर पाया जाता है? नर्मदा सोन घाटी में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये क्या थी? हमारी सेल समूह थी सारी। ठीक है, चलिए अब एक बार एक नजर में देख लेते हैं। तो आदि महाकल्प या आर्किन युग की चट्टानें बुंदेलखंड गुलाबी नीस ग्रेनाइट होती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड में पाई जाती है, विंध्यन कगार में पाई जाती है और झाबुआ में पाई जाती है। धारवाड़ समूह कहाँ कहाँ पाई जाती है? बालाघाट में चिल्पी के नाम से और छिंदवाड़ा में शोनसर के नाम से, और बुंदेलखंड में बीजापुर, इसे हटाइए, ये नहीं। जबलपुर में किस नाम से पाई जाती है? जबलपुर में पाई जाती है सकोली के नाम से। पुराना संघ में कौन कौन आते हैं? पुराना संघ में 2 आते हैं। कौन कौन आते हैं? कुड़प्पा आता है और विंध्यन आता है। ठीक है, तो पन्ना में जो है वो बीजापुर श्रेणी मिलेगी और ग्वालियर में तुम्हें ग्वालियर श्रेणी मिलेगी। ठीक है, जबकि विंध्यन कहाँ पे मिलेगा? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कैमूर भांडे रीवा के नाम से। अब द्रविड़ संघ के साक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश में तो मिलते ही नहीं है। द्रविड़ संघ के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। आर्य समूह सतपुड़ा एवं बघेलखंड में कौन पाया जाता है? गोंडवाना लैंड पाया जाता है।
जहाँ कोयला घाटी के लिए फेमस है। फिर क्रेटेशियस युग, इसको आप याद रखिए ढक्कन ट्रैप के नाम से, जो मालवा के पठार में ज्वालामुखी संस्तर है। और तृतीयक समूह कहाँ पाया जाता है, नर्मदा सोन घाटी के नाम से पाया जाता है। ये एक नज़र में सारे थे। चलिए अब हम प्रश्न देख लेते हैं। नर्मदा सोन घाटी का निर्माण किस समूह के अंतर्गत आता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि नर्मदा सोन घाटी का निर्माण तृतीयक सील समूह के अंतर्गत आता है और ये MPPSC 2015 का प्रश्न था। अगला प्रश्न, पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें कौन सी थी? तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पे सबसे पहले आर्कियन महाकल्प की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि पृथ्वी की प्रथम कठोर चट्टानें आर्कियन महाकल्प की चट्टानें थी। पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? तो हम जानते हैं अरावली पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला है, ठीक है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। मध्य प्रदेश के किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? तो अभी बताया मैंने कि मध्य प्रदेश में द्रविड़ संघ के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। किसके? द्रविड़ संघ के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? तो साहब अभी हम पढ़ के आए, गोंडवाना समूह की चट्टानों में पाया जाता है, जो कि कहाँ कहाँ है? बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और सतपुड़ा में बघेलखंड की चट्टानें, गोंडवाना लैंड की चट्टानें पाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैप देखिए, हमने